ऊंचा है, और दूर बहुत है तारे। फिरते हुए सैकड़ों सूरज ब्रह्मांड के ये बंजारे। सदियों के भंवर बहते हैं, अनगिनत है समय के धारे, और नीला सा एक मोती कहते हैं जमी हम सारे। छोटी सी बूंद सी धरती सागर से कहीं गहरी है, आकाश की गंगा में ये बजरे की तरह बहती है। आकाश बहुत ऊंचा है। दशक था सन 90 का। ये जो गाना अभी आपने शुरुआत में सुना है, आप यकीन जानिए जो भी 80s बॉर्न बच्चे थे और जो अपने 10 या 11 साल की उम्र में अपने आप को पाते थे अर्ली 90s में, उनको ये गाना बिल्कुल याद होगा। दूरदर्शन पर ये गाना जब बजे तो आप समझ लीजिए कि आपको अपने ब्रह्मांड के बारे में, यानी कि इस यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ पता लगने वाला है, और बहुत ही रोचक तरीके से पता लगने वाला है। इसका ये जो गाना था, ये अपने आप में गुलजार साहब के शब्द हैं, जरा सुनिए, क्योंकि यूनिवर्स के बारे में बात हो रही है। आकाश बहुत ऊंचा है और दूर बहुत हैं तारे, फिरते हैं सैकड़ों सूरज ब्रह्मांड के ये बंजारे। शब्दों में ये बताने का प्रयास कि सोलर सिस्टम, मिल्की वे, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, हमारा कॉस्मॉस, ये सब क्या है, और बच्चों को इन सब चीज़ों को लेकर के एक्साइट करना, स्पेस के बारे में एक्साइट करना, उसके पीछे एक इंसान की विजन थी। वो इंसान दुर्भाग्यवश अब हम लोगों के साथ नहीं है। जयंत विष्णु नार्लिकर। वो पतली सी आवाज ब्रह्मांड कार्यक्रम में कहीं बीच में जब वो आ जाते थे, डराने वाले टीचर नहीं लेकिन साथ लेकर के समझाने वाले टीचर जयंत विष्णु नार्लिकर। नोटेड एस्ट्रोफिजिसिस्ट हिंदुस्तान के, जिनके आज चले जाने से आप यकीन जानिए कि एक बहुत बहुत बड़ा तबका, जो जेनरेशन है, वो जिसको उनका कार्यक्रम देख करके थोड़ा सा साइंस में रुचि आई, जानने का प्रयास किया कि इस देश दुनिया में क्या होता है, इस संसार में क्या होता है, इस ब्रह्मांड में क्या होता है, आज उनको शायद हल्की सी क्षति जरूर पहुंची होगी। इनके जीवन काल के बारे में बताएंगे एक एक करके। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले आपको ये बता दें कि अपना खुद का अनुभव दे रहा हूं। मेरे जीवन में कुछ शब्द ऐसे थे जो इसी ब्रह्मांड कार्यक्रम की वजह से मुझे समझ में आने शुरू हुए। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, धूमकेतु, सूर्य ग्रह, इसके अलावा टेलीस्कोप किस तरीके से इस्तेमाल होता है, अंतरिक्ष की यात्रा, और इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके कहानी के माध्यम से, एक पूरी कहानी थी, स्क्रिप्ट जयंत नार्लिकर जी ने लिखी थी ब्रह्मांड द यूनिवर्स की। जैसे पहला ही एपिसोड है, आपको उसके बारे में बता दें क्योंकि वो डिस्टिंक्ट मेमोरी है। एक दादी हैं, बैठी हुई हैं, माला जप रही हैं, सूर्य ग्रह होने वाला है उस दिन। माँ टिफिन बना रही हैं, दादी ने डांट दिया कि आज के दिन खाना नहीं बनेगा घर में, चाकू से कोई भी चीज काट के खाना मत दो, सूर्य ग्रह लगने वाला है, और सीधा सूरज को मत देख लेना सूर्य ग्रह में, अपशगुन हो जाएगा।
इस चक्कर में एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है और एक दुविधा में फंस जाता है कि मेरे स्कूल में तो मुझे तारामंडल लेकर के जा रहे हैं, प्लैनेटेरियम। मुझे यह बताया गया है कि आपको स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के माध्यम से सूर्य ग्रह दिखाया जाएगा, लेकिन दादी कह रही हैं कि अपशकुन हो जाएगा। तो पूरी क्लास चली जाती है, ये लड़का रुक जाता है। फिर टीचर आकर के ये बताते हैं कि दादी क्या कहती हैं। तो ये बच्चा कहता है कि दादी कहती हैं कि सूरज की ओर मत देखो, अपशकुन हो जाएगा। तो टीचर दादी को झुठला नहीं रहा है। टीचर कहता है दादी ठीक कहती हैं, सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो चाहे सूर्य ग्रह लगा हो या ना लगा हो, सूरज की ओर कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है कि आंख तो ऐसे ही खराब हो जाएगी। तो कभी भी सूरज की ओर नहीं देखना चाहिए। लेकिन हां, सूर्य ग्रह को एक यंत्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। और फिर वो देखता है और फिर टीचर कहता है जाके दादी से बताना। और इतने में जयंत नार्लिकर सर आ जाते हैं। पतली सी आवाज होती है उनकी, जिसमें वो बच्चों को ये कहते हैं अगर इतना इंटरेस्ट है तुमको तो इस चीज को लेकर के एक एग्जीबिशन लगी है उसमें चले जाओ, अभी रात हो गई है, कल चले जाना। जो अंदाज था ब्रह्मांड द यूनिवर्स का, वो इतनी पेचीदा, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप ये समझिए कि लोगों को कंफ्यूज करती हैं। कंफ्यूज इसलिए करती हैं क्योंकि ये टेढ़े मेढ़े शब्द हैं, बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन फैसिनेटिंग भी होते हैं। उसको आसानी से समझाना, ये जयंत नार्लिकर जी ने इसका प्रयास किया था इस कार्यक्रम के माध्यम से। अब ऐसा नहीं है कि यही उनके जीवन का सब कुछ था ये कार्यक्रम, क्योंकि ये मेरी मेमोरी है उनकी, इस वजह से एक छोटा सा ट्रिब्यूट मेरी तरफ से जयंत सर को, क्योंकि उन्होंने कितने सारे बच्चों को उस दौर में इंस्पायर किया इन सब चीज़ों के बारे में सोचने में। एक एपिसोड मुझे और भी याद है जिसमें प्लैनेट्स किस तरीके के होते हैं उनको समझने के लिए एक स्पेसशिप बनाई गई, जिसमें दो दोस्तों को बिठा दिया। और वो स्पेसशिप इस तरीके की है, 90s का दौर है ये, जिसमें वो स्पेसशिप बच्चों को समझा रही है कि अब ये प्लैनेट है, इस प्लैनेट के ये डायमेंशंस होते हैं, ये प्लैनेट ऐसा होता है, अर्थ से इतना अलग होता है। एक और एपिसोड था जिसमें प्लैनेट्स पर जो वजन होता है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की वजह से डिफाइन होता है, ये कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर तुम्हारा वजन यहां पर 6 किलो है तो चांद पर 1 किलो होगा, किसी और ग्रह पे इतना किलो होगा। तो उन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कि ये सारा ग्रेविटेशनल पुल का खेल होता है, ये सारी चीज़ ये कार्यक्रम करता था। आप सोचिए कितने ज़बरदस्त तरीके से। मेरी तो टीस ये है कि ब्रह्मांड द यूनिवर्स के बाद उस तरीके का कोई कार्यक्रम ही बच्चों के लिए नहीं बना जो ये साइंटिफिक टेम्परमेंट, जो आपके कॉस्मोस, आपके यूनिवर्स, आपके ब्रह्मांड को आपको समझा सके, इतनी सरलता से समझा सके। ये काम जयंत नार्लिकर सर ने किया था। आपको थोड़ा सा उनका इतिहास बता दें। जयंत नार्लिकर जी का जन्म 19 जुलाई 1938 में हुआ था। 20 मई 2025 को उनका देहांत हो गया। बहुत एमिनेंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, इंस्टीट्यूशन बिल्डर हैं, साइंस कम्युनिकेटर थे, और मॉडर्न कॉस्मोलॉजी और साइंटिफिक एजुकेशन को उन्होंने हिंदुस्तान में जितना आगे ले करके गए हैं, बच्चों का तो उदाहरण मैंने आपको दे ही दिया, इसके अलावा और भी थे। उनके पिताजी विष्णु वासुदेव नार्लिकर वो मैथमेटिशियन थे और फिजिसिस्ट थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। इनका जन्म लेकिन कोल्हापुर में हुआ था। इनकी माँ सुमति नार्लिकर संस्कृत स्कॉलर थी। तो परिवार से आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड किस तरीके का था नार्लिकर सर का, और वो फिर एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन गए। शुरुआती जर्नी इनकी बनारस में ही हुई, सेंट्रल हिंदू कॉलेज में पढ़े, उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस किया BHU से 1957 में, कैम्ब्रिज नेहरू फेलोशिप इनको मिली, उसके बाद फिट्जविलियम कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में गए। कैम्ब्रिज के बाद ये सीनियर रैंगलर बने मैथमेटिकल ट्राइपॉस 1959 में। टाइसन मेडल फॉर एस्ट्रोनॉमी इनको 1960 में मिला, स्मिथ्स प्राइज 62 में मिला, एडम्स प्राइज 1967 में मिला, और इनको रिनाउंड कॉस्मोलॉजिस्ट सर फ्रेड हॉयल के साथ नार्लिकर ने अपनी PhD 1963 में कंप्लीट की, फॉलोड बाय मास्टर्स इन एस्ट्रोनॉमी इन 1964 और SCD इन 1976। और कैम्ब्रिज में उनका जो टाइम था
उन्होंने जो कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स बनाए वो आज तक सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विदेश में भी याद रखा जाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इस चीज़ को बहुत शान से और प्यार से याद रखती है। ये मेरे मायने से ये लोग अपने आप में धरोहर हैं और इनको धरोहर की तरह ही समझना चाहिए। जिस तरीके से फिटिंग ट्रिब्यूट दिया गया है अखबारों में, वो देख करके सही मायने में लगता है कि कुछ अच्छाई कहीं ना कहीं सब लोगों में है जो ये समझते हैं कि कंट्रीब्यूशन किस चीज़ को कहा जाता है, और वो जैन सर के कंट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पर बोला गया। एक थ्योरी थी जिसे कहा जाता है होयल नार्लिकर थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। कैसे अलग थी, जो अब तक हम ग्रेविटी समझते थे उसके बारे में था। बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ। तो जिनको इसके बारे में पढ़ना है वो जा करके ऑनलाइन इसके बारे में पढ़ लें। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की जो कैपेबिलिटी थी उनके अंदर आप ये सोचिए, वो 1972 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बने। यहाँ पर थियोरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स ग्रुप को उन्होंने हेड किया। यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA पुणे में उन्होंने उसको स्थापित किया, इंटर यूनिवर्सिटी सॉरी, और वहाँ के ये डायरेक्टर थे सन 2003 तक। आप सोचिए इतने लंबे समय के लिए इन्होंने उस यूनिवर्सिटी को से एसोसिएटेड थे। इसके अलावा ब्रह्मांड द यूनिवर्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। 1990s में पद्म विभूषण मिला, 1965 में 26 साल की उम्र में पद्म भूषण, माफ कीजिएगा। उसके बाद पद्म विभूषण मिला 2004 में, इंडिया 3rd एंड 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। इनको यूनेस्को कलिंगा प्राइज 96 में मिला, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2010 में मिला, राष्ट्र भूषण अवार्ड 1981 में मिला। अब ये इतिहास एक ऐसे इंसान का, एक छोटा सा ही मैंने उदाहरण देने का प्रयास किया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मोटी मोटी बात यह है कि ब्रह्मांड द यूनिवर्स ने एटलीस्ट मेरी इमेजिनेशन को, कि दुनिया में ऐसा होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ये प्लैनेट इतना दूर है, यहाँ पर ऐसा इतना वजन होता है, ग्रेविटी इस तरीके से काम करती है, टेलीस्कोप ऐसे काम करता है, स्पेसशिप ऐसे काम करती है। ये जो क्यूरियोसिटी है, ये जिज्ञासा, मेरी जिज्ञासा जयंत विष्णु नार्लिकर सर को समर्पित है। थैंक यू सर फॉर इंस्पायरिंग मी। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।